15 फरवरी 2026 को यूक्रेन ने रूस के तामान नेफ्टेगाजा तेल टर्मिनल पर हमला किया। यह 60 दिनों में तीसरा हमला था, लेकिन इस बार यह अलग था। उन्होंने फ्लेमिंगो का इस्तेमाल किया, जो उनका खुद का बनाया हुआ क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 3000 किलोमीटर है। ये बस एक और हमला लगता है ना? नहीं, जब आप समझते हैं कि दांव पर क्या लगा है। यह टर्मिनल हर साल 20 मिलियन टन तेल प्रोसेस करता है और क्राइमिया ब्रिज से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है। यह रूसी युद्ध मशीन के दक्षिणी हिस्से के सबसे महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है और इसी वजह से इसे कई स्तरों की वायु रक्षा से सुरक्षित किया गया है। लेकिन एक बात है जो किसी ने नहीं देखी। जब टर्मिनल जल रहा था, तभी एक और हमला हो रहा था, जिससे अंतरिक्ष से आग तो नहीं दिखी, लेकिन इससे समझ आता है कि मिसाइल लक्ष्य तक कैसे पहुंची। सबसे अहम बात यह बताता है कि रूस इसे दोबारा होने से क्यों नहीं रोक पा रहा। सबसे पहले मैं दिखाता हूं कि उस रात काचा के पास कब्जे वाले क्रीमिया में जलते टर्मिनल से 200 किलोमीटर दूर एक पेंटसिर S-1 सिस्टम नष्ट हुआ। यूक्रेनी सैन्य खुफिया की उसी दिन जारी रिपोर्ट के अनुसार यह सिस्टम 15 से 20 मिलियन डॉलर का है। मोबाइल है, इसमें ऑटोमेटिक तोपें और मिसाइलें हैं और इसका उद्देश्य कम ऊंचाई पर उड़ने वाले ड्रोन व क्रूज मिसाइलों को गिराना है। यह बिल्कुल वही सिस्टम है जिसे टर्मिनल पर हमले को रोकना चाहिए था। लेकिन जब आप एक पेंटसिर खोते हैं तो सिर्फ 15 मिलियन डॉलर ही नहीं, सुरक्षा में स्थायी छेद भी हो जाता है। और यह पहला पेंटसिर नहीं था जो गिरा। SBU की रिपोर्ट में, जो 14 फरवरी को प्रकाशित हुई थी, हमले से एक दिन पहले, यूक्रेनी सुरक्षा सेवा का कहना है कि उसने पिछले एक साल में सभी सक्रिय रूसी पेंटसिर सिस्टम्स में से लगभग आधे को नष्ट कर दिया है। बिल्कुल सही, रूसी भंडार का 50%। कुल मूल्य 4 अरब डॉलर की नष्ट की गई वायु रक्षा तक पहुंचता है। कल्पना कीजिए कि आपके घर की रक्षा के लिए 10 गार्ड हैं और एक साल में उनमें से 5 गायब हो जाते हैं। अब आपको आधे कर्मचारियों के साथ वही क्षेत्र कवर करना है। कुछ जगहें असुरक्षित रह जाती हैं। बिल्कुल यही इस समय रूसी आकाश में हो रहा है। हमलों का पैटर्न इसे और स्पष्ट करता है। पिछले साल दिसंबर से लेकर इस साल फरवरी तक यूक्रेन ने तामानेफ्तेगाज पर 3 बार हमला किया और इन हमलों के आगे बढ़ने का तरीका एक बहुत ही खास रणनीति को दिखाता है। 22 दिसंबर को ड्रोन ने टर्मिनल को निशाना बनाया। मध्यम स्तर का नुकसान हुआ। रूस ने संरचना की मरम्मत की और आगे बढ़ गया। फिर 21 जनवरी को ड्रोन ने फिर से हमला किया। क्रास्नोदार के गवर्नर वेनियामिन कोद्रात्वे के अनुसार इस बार 4 स्टोरेज टैंक में आग लग गई। नुकसान का अनुमान लगभग 50 मिलियन डॉलर था। रूस ने फिर से टर्मिनल की मरम्मत और सुरक्षा मजबूत की। फिर हम 15 फरवरी पहुंचे। इस बार यूक्रेन ने ड्रोन की जगह फ्लेमिंगो भेजा और लक्ष्य तक पहुंचने से पहले क्षेत्र की रक्षा कर रहे एक पेंटसिर को नष्ट कर दिया। आप पैटर्न समझ रहे हैं। हर हमला अगले की तैयारी करता है। यही फ्लेमिंगो सब बदलता है। फायरपॉइंट नामक एक यूक्रेनी कंपनी द्वारा निर्मित इस मिसाइल की मारक क्षमता 3000 किलोमीटर है और यह 1150 किलो विस्फोटक ले जाती है। यह नेविगेशन सिस्टम जमीन को पढ़कर काम करता है, इसीलिए रूस GPS सिग्नल ब्लॉक करे तब भी चलता है। मिसाइल बहुत नीचे उड़ती है और जमीन के उतार चढ़ाव के साथ चलती है, जिससे इसे पकड़ना मुश्किल होता है। और कंपनी का लक्ष्य है कि अक्टूबर 2026 तक हर दिन 7 मिसाइलें तैयार की जाएं। अगर वे इस लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं तो हम हर महीने 200 से ज्यादा मिसाइलों की बात कर रहे हैं। यह पूरा समीकरण को पूरी तरह बदल देता है।
फ्लेमिंगो का युद्ध में पहला इस्तेमाल 12 फरवरी को तामान एफ्तेगाज पर हमले से 3 दिन पहले हुआ था। यूक्रेनी खुफिया रिपोर्टों के अनुसार फ्लेमिंगो मिसाइलों ने कोटलुबान में ग्राउ शस्त्रागार और कपुस्तिन यार मिसाइल परीक्षण बेस को निशाना बनाया। दोनों लक्ष्य यूक्रेन सीमा से 800 किमी से ज्यादा दूर हैं। अब कोई रूसी लक्ष्य पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। और सबसे अहम बात यह है, फरवरी 2026 तक रूसी क्षेत्र के अंदर हर यूक्रेनी गहरे हमले के लिए पश्चिमी अनुमति की आवश्यकता थी। स्टॉर्म शैडो और अटैकमेस मिसाइलों पर सभी भौगोलिक प्रतिबंध थे। संयुक्त राज्य अमेरिका और यूनाइटेड किंगडम दोनों को लक्ष्यों को मंजूरी देनी होती थी। फ्लेमिंगो इन सबको एक झटके में खत्म कर देता है। यह स्वतंत्र उत्पादन, निर्णय और क्रियान्वयन है। अब उस 15 फरवरी की रात पर वापस आते हैं। रूसी रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उसने काले सागर और दक्षिण रूस के ऊपर 88 यूक्रेनी ड्रोन को रोक लिया। 88 ड्रोन एक ही रात में। यूक्रेन ड्रोन के झुंड भेजता है जिनमें कई सिर्फ ध्यान भटकाने को होते हैं ताकि रूसी वायु रक्षा पूरी तरह से व्यस्त हो जाए। यह रूसी ऑपरेटरों को तय करने पर मजबूर करता है कि किसे गिराना है, और जब वे व्यस्त होते हैं $50,000 के सस्ते ड्रोन गिराने में, जिनके लिए वे $1 मिलियन के मिसाइल इस्तेमाल करते हैं, उस दौरान फ्लेमिंगो रडार के नीचे से निकल जाता है। रूस के लिए बचाव करना हमले से कहीं ज्यादा महंगा है, जबकि यूक्रेन के लिए हमला करना सस्ता है। रूसियों के लिए इससे भी बुरी बात क्या है? पेंटसिर जैसी जटिल वायु रक्षा प्रणाली बनाने में सालों लगते हैं, जिसमें उन्नत इलेक्ट्रॉनिक्स, अत्याधुनिक रडार और गाइडेड मिसाइलें चाहिए होती हैं। यह सब कुछ आपूर्ति श्रृंखलाओं पर निर्भर करता है, जिन्हें पश्चिमी प्रतिबंधों ने बुरी तरह से बाधित कर दिया है। रूस नए पेंटसिर उतनी तेजी से नहीं बना सकता जितनी तेजी से यूक्रेन उन्हें नष्ट कर रहा है। वहीं यूक्रेन स्थानीय उत्पादन बढ़ा रहा है। आंकड़े पुतिन के खिलाफ हैं। अब याद है मैंने उस पल का जिक्र किया था जब यह हमला हुआ था, जेनेवा वार्ता से 48 घंटे पहले। यह बेहद सुनियोजित था। 6 फरवरी को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने सार्वजनिक रूप से खुलासा किया कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक समय सीमा तय की थी। जून 2026 तक शांति समझौता होना चाहिए। ट्रंप प्रशासन अमेरिकी भागीदारी खत्म करना चाहता है। यह समय सीमा केवल 4 महीनों का समय देती है, जिसमें दोनों पक्ष सौदेबाजी की स्थिति हासिल करने के लिए हमलों को अधिकतम स्तर तक तेज कर देंगे, और यही हम होते हुए देख रहे हैं। रूसी पक्ष की ओर से हम यूक्रेनी बिजली अवसंरचना पर बड़े पैमाने पर हमले देख रहे हैं। 3 फरवरी को ऊर्जा कंपनी डीटीटेक के अनुसार रूस ने बिजली संयंत्रों और सबस्टेशनों पर साल का सबसे शक्तिशाली हमला किया, जैसा कि बताया गया। रणनीति साफ है, मानवीय संकट पैदा कर यूक्रेन की बातचीत की स्थिति कमजोर करना। यूक्रेनी पक्ष की ओर से हम रूस की आर्थिक क्षमता पर गहरे हमले देख रहे हैं। तेल टर्मिनल, सैन्य शस्त्रागार, वायु रक्षा प्रणाली। रणनीति यहाँ भी स्पष्ट है, यह साबित करना कि रूस का आंतरिक क्षेत्र असुरक्षित है और बिना मजबूत गारंटी के कोई भी युद्ध विराम केवल मास्को को अगले चरण की तैयारी के लिए समय देगा। अब सबसे बड़ा फर्क यह है कि यूक्रेन के पास खुद अपने दम पर हमले तेज करने की क्षमता है। फ्लेमिंगो को वॉशिंगटन या बर्लिन पर निर्भर नहीं रहना पड़ता। मॉस्को अब पश्चिमी सरकारों से हथियारों की आपूर्ति रोकने की अपील नहीं कर सकता। तामान एफ्तेगाज टर्मिनल पर लौटते हुए, टर्मिनल सिर्फ तेल का मामला नहीं है। संचालन क्षमता के अनुसार वहां ईंधन प्रवाह रोकने से पूरी श्रृंखला प्रभावित होती है। रूस के अंदरूनी हिस्से की रिफाइनरियों को उत्पादन घटाना पड़ता है क्योंकि वे बचा माल स्टोर नहीं कर सकती। काला सागर के बेड़े को ईंधन के लिए दूर दराज के बंदरगाहों तक जाना पड़ता है। यूक्रेन के दक्षिण में रूसी सैन्य अभियानों को समर्थन देने वाली लॉजिस्टिक चेन प्रभावित होती है,
जिसमें भौगोलिक विवरण अहम है। यह टर्मिनल क्रीमिया पुल से सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर है। यूक्रेन को खुद पुल को नष्ट करने की जरूरत नहीं है, जो बेहद अच्छी तरह से सुरक्षित है। वह बस आसपास के पूरे बुनियादी ढांचे को कमजोर कर सकता है, जब तक कि पुल संचालन के लिहाज से कम उपयोगी न हो जाए। यह आर्थिक युद्ध है जो मिसाइलों के साथ लड़ा जा रहा है, और काचा में नष्ट किए गए पेंटसिर की विशेष जगह भी संयोग नहीं थी। काचा सेवास्तोपोल के पास एक ऐतिहासिक एयरबेस है, जहां काला सागर बेड़ा पनडुब्बी रोधी हेलीकॉप्टर रखता है। ये हेलीकॉप्टर यूक्रेनी नौसैनिक ड्रोन का पता लगाने के लिए जरूरी हैं, जिन्होंने कई रूसी जहाज डुबोए या नुकसान पहुंचाया है। काचा से हवाई सुरक्षा के बिना बेड़ा और भी असुरक्षित हो जाता है। यह कमजोरियों का एक डोमिनो प्रभाव है। रक्षा प्रणाली का एक हिस्सा गिरते ही अगला उजागर हो जाता है। अब आगे क्या हो सकता है? अगर जून की समय सीमा बनी रहती है और सब कुछ यही दिखाता है कि बनी रहेगी, तो अगले 4 महीने पूरी जंग के सबसे ज्यादा तीव्र होंगे। दोनों पक्ष पूरी ताकत लगाएंगे। यूक्रेन रूसी आर्थिक ढांचे और वायु रक्षा को निशाना बनाता रहेगा, जबकि रूस पूर्व में बढ़त और यूक्रेन की बिजली क्षमता नष्ट करने की कोशिश करेगा। फर्क सिर्फ इतना है कि अब यूक्रेन के पास सैन्य स्वतंत्रता है। वह दूसरों पर निर्भर नहीं है। वह जब चाहे, जहां चाहे और जैसे चाहे हमला कर सकता है। हर पेंटसिर सिस्टम के रूसी सूची से हटने पर यह स्वतंत्रता और घातक व प्रभावी हो जाती है। 15 फरवरी का हमला सिर्फ लंबी सूची में एक और हमला नहीं था, यह एक सोची समझी ताकत का प्रदर्शन था। यह संदेश जिनेवा में रूसी और यूक्रेनी वार्ताकारों के एक ही कमरे में बैठने से 48 घंटे पहले भेजा गया था। जैसे कोई कहता है, हमारे पास साधन और दृढ़ संकल्प है, आप हमें नहीं रोक सकते। इस समय मॉस्को के लिए कड़वी सच्चाई यह है कि वह संदेश सही है। आपका क्या विचार है? क्या आपको लगता है कि रूसी वायु रक्षा प्रणालियों का व्यवस्थित विनाश यूक्रेन को वार्ता की मेज पर बेहतर स्थिति में रखता है? कमेंट्स में अपनी राय बताएं। अगर आपको यह विश्लेषण उपयोगी लगा तो चैनल सब्सक्राइब करें और इसे संघर्ष को फॉलो करने वालों के साथ साझा करें। अगले वीडियो में मिलेंगे।